हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम मूल विधि यानी यूपीएसआई 2023 का मूल विधि पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया यानी आईपीसी। अभी हाल ही में हमारे संविधान में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो 368 के अनुच्छेद 368 के संशोधन किया गया है। तो इसमें हम कुछ नए धाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है कि भारतीय दंड संहिता विधान यानी कि विधान 1860 में विभिन्न प्रकार के अपराध तथा उनके लिए दंड का वर्णन किया है। भारतीय दंड विधान में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार भारत के लिए एक साधारण दंड विधान का उपबंध कराना समुचित है। इस दंड विधान का प्रारूप भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकले ने तैयार किया था। यानी 1860 में हमारे भारतीय दंड विधान का जो भारतीय दंड प्रक्रिया है आईपीसी है वो सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकले थे। इन्होंने ही तैयार किया था। भारतीय दंड विधान में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। इसे 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया था। यानी कि 1862 में इसे लागू किया गया था। अपराध के कुछ परिभाषाएं हैं। अपराध की पहले परिभाषा है सर्जेंट स्टीफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। आइंस्टीन के अनुसार एक अपकार जैसी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है वह अपराध है। कैनी के अनुसार अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा समक्ष नहीं, यदि वह क्षम्य तो केवल प्रकट द्वारा यानी केवल सम्राट द्वारा। और जो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ब्लैक स्टोन के द्वारा निर्दिष्ट आदेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया है कार्य या लोप अपराध कहलाता है। ये हमारे कुछ विविध प्रकार के अपराध के कुछ आवश्यक तत्व हैं। जैसे कि आवश्यक तत्व यह हैं कि अपराध के लिए 4 तत्व हैं। पहला है मानव और मानव के मन में आपराधिक मन स्थिति या दुराशय। आपराधिक कृत्य ऐसे आपराधिक कृत्य से किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति पहुंचाना, ये अपराध के कुछ तत्व हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। ये हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड 2017 में 23 जुलाई 2017 में यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं आईपीसी की धारा। तो नेक्स्ट हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 1 किससे संबंधित है? तो संहिता के नाम और उसके परिवर्तन लागू के विस्तार पे। यानी कोई भी जो धारा है, पहला धारा हम उसके नाम और संहिता उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर दूसरा है जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है? तो धारा 2 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो उसे धारा 2 लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो व्यक्ति भारतीय यानी भारत से बाहर अपराध करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वह धारा 3 के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति भारत का है और भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो उसे धारा 3 के अंतर्गत लाते हैं। और भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के
पर वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है? तो धारा 4। यानी कि अगर कोई हिंद महासागर है, वहाँ पे भी कोई हमारे भारतीय नागरिक हो या भारतीय नागरिक है और बाहर जाके यानी किसी दूसरे देश में जाके कोई अपराध करता है या विमान या पोत पे जो भी अपराध करता है, उसे धारा 4 के अंतर्गत रखा गया है। धारा 5 के अंतर्गत कहता है कि धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों या सैनिक, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है, धारा 5 कहता है। यानी कोई अफसर हो, सैनिक हो, उस पे धारा नहीं लगेगा, ये उसका धारा 5 कहता है। पुरुष तथा स्त्री के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 10 जो है वो पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लोक सेवा से संबंधित है? तो धारा 21 जो है वो लोक सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आया जो 22 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता हो है तो उसे बेईमानी करना कहा जाता है। यह भारतीय दंड संहिता धारा 24 के अंतर्गत लाया गया है और ये यूपीएससी के 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटपूर्व को किस धारा में परिभाषित करते हैं? तो कपटपूर्व धारा 25 में परिभाषित करते हैं। सामान्य आशय के बारे में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में वर्णन किया गया है? तो धारा 34 में। इस धारा के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उसी ने अकेले किया हो। यदि कोई व्यक्ति है तो वो यदि कोई अग्रसर करता है, यानी कोई भी मानो वह व्यक्ति अकेले ही उस कार्य को किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है? सामान्य आशय का अर्थ होता है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। जो व्यक्ति सामान्य यानी कि अपराध करता है, उसको पूरा का जो व्यक्ति अपराध कार्य करता है उसे वो पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य आशय और सामान्य आशय यानी कि सामान्य आशय और समान आशय में अंतर। यानी सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं मस्तिष्क का पूर्ण मिलन होता है, दोनों का। जैसे सामान्य आशय से संबंधित कुछ वाद इस प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, महबूब बनाम एम्पर, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पर, जी कांतीय बनाम बम्बई राज्य, जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 36 के अंशंग कार्य द्वारा अपने असंख्य लोप द्वारा करित परिणाम का वर्णन है कि धारा 4 में किसका वर्णन किया गया, यानी धारा 40 में किसका वर्णन किया गया है? तो अपराध का वर्णन किया गया है। धारा 41 में किसका वर्णन किया गया है? तो विशेष विधि का वर्णन किया गया है, यानी कानून का वर्णन किया गया है। धारा 42 में किसके बारे में बताया गया है? तो स्थानीय विधि के बारे में स्थानीय विधि बताया गया है, यानी विधि वह विधि जो भारत की किसी विशिष्ट भाग में लागू होती है, यानी वो धारा 42 में बताया गया है। धारा 43 कहता है अवैध, यानी अवैध करने के लिए वैध रूप से अबंध होना, धारा 43 कहता है। धारा 52 में सद्भाव पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 53 में किससे संबंधित है? तो दंड के प्रकारों से संबंधित है। धारा 53 के किससे संबंधित है? तो वो मृत्यु, आजीवन कारावास और संपत्ति का संपहरण और जुर्माना से संबंधित है। धारा 54 जो है हमारा
वो है मृत्यु दंड देश के लघुकरण से संबंधित है। और इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय और मृत्यु दंड दिया जाता है तो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किया किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। यानी धारा 55 कहता है कि आजीवन कारावास के दंडदेश के लघुकरण से संबंधित है। और धारा 57 कहता है कि दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 63 है, जो धारा 63 कहता है जुर्माने की रकम से संबंधित, जहाँ की जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है। वह जुर्माना किसी भी हो सकता है, परंतु कुछ भी हो सकता है, अत्यधिक नहीं हो सकता। धारा 73 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडदेश है। और धारा 73 के अनुसार अभिव्यक्ति को एकांत प्रतिरोध से रखने की अधिकतम अवधि 3 माह है। और नेक्स्ट है एकांत प्रतिरोध के दंड के निष्पक्ष में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में कितने दिन से अधिक नहीं होगा, तो वो होगा 14 दिनों में, यानी 14 दिन से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 4, यानी अध्याय 4 हमारा कहता है, यह 2 खंडों में है। पहला खंड धारा 76 से 95 तक और धाराएं क्षमा योग्य बचाव से संबंधित है, तथा दूसरा खंड धारा 96 से 106 की धारा में नियोजित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है। यह हमारा प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो धारा 76 तथ्य की भूल से संबंधित है तथा धारा 89 विधि की भूल से संबंधित है। आपराधिक विधि में तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल का बचाव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करता हुआ, यानी कि गलत कार्य करता हुआ वो कार्य कर रहा है और उस वक्त वो जानता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, यदि वो उस जानबूझ के वो कार्य कर रहा है तो उस पे धारा 76 और धारा 89 लग सकता है। और धारा 77 कहता है कि कोई अपराध नहीं है, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायगत कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्ण विश्वास है कि वह उससे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78 के अनुसार जब न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार कोई कार्य किया जाता है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है वह धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। यानी धारा 78 कहता है कि यदि न्यायालय द्वारा जो निर्णय आदेश दिया गया है अगला व्यक्ति उसको कर रहा है, जैसे कि जल्लाद को मृत्यु दंड देने का एक प्रावधान रखा गया है, तो यदि हमारा जो जज है वो कहेगा कि इसका जो दंड है वो होगा मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड जल्लाद के द्वारा दिया जाएगा, तो जल्लाद जो है वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। धारा 80 कहता है कि इसके अनुसार कोई अपराध नहीं जो दुर्घटनावश घटित हो, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है। विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों में से गया कोई कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ हो, उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया कार्य, किसी आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना किया गया कार्य। धारा 81 कहता है कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से बचाव से संबंधित है। आर बनाम डाडले एवं स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है। धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, यानी कि 7 वर्ष से कम का जो शिशु होगा यदि वो कोई अपराध करता है तो वो अपनी सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहता है, इसलिए उस पर कोई धारा नहीं लग सकती। इस धारा 82 कहता है कि वो अपराध नहीं है। धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु द्वारा की जाती है, यानी कि जो 7 वर्ष से 12 वर्ष का शिशु है यदि वो कोई जुर्म करता है, कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं है, धारा 83 के अंतर्गत आता है।
धारा 84 के अनुसार जब कोई अपराध नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा कि जो विकृत चित्त, मैक नाटकवाद और विकृत चित्तता से संबंधित है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, दिवालिया हो, उसका भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उससे जो अपराध करेगा उसका जो लगेगा वो है धारा 84। और धारा 85 कहता है अनिश्चित मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है, यानी अनैच्छिक जो आपकी इच्छा नहीं उस पे आप आधिकारिक दायित्व से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकते हैं। धारा 86 कहता है कि स्वैच्छिक मतता से संबंधित है। और धारा 87 रोमन विधि शास्त्र वालेंटी नॉन इज्यूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वेच्छापूर्वक किए गए कार्य से क्षति नहीं होती, अर्थात इस धारा के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का आधार माना गया है। और धारा 87 से वर्णित प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न विवादों से अधीन है, जैसे कि सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा की गई हो और कार्य से मृत्यु या घोर अपहति करित करना असहित न हो या संभावता का ज्ञान न हो। धारा 89 कहता है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति में 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य को संरक्षित करती है। धारा 92 कहता है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के सद्भावपूर्वक किए गए कार्य से संबंधित है। और धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के परिणाम स्वरूप करता है, अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर और संपत्ति संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया है कि बचाव कैसे वो अपने बचाव कर सकता है संपत्ति और अपने शरीर से। तो धारा 96 के अनुसार यह कोई अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए प्रयोग की जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा यानी अपनी प्रतिरक्षा की यहाँ पर किसी व्यक्ति को पीड़ित करे या फिर उसको मार दे तो भी उस पे कोई धारा नहीं लगेगी, यानी कि धारा 96 कहता है कि वो अपराध नहीं है। धारा 100 के अंतर्गत उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिनमें पीड़ित या अन्य व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कर सकता है, जैसे कि पहला है ऐसा हमला जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से मृत्यु की आशंका हो, ऐसा हमला जिसे घोर अपहति करित होने की युक्त आशंका हो, बालात्संग के आशय से हमला। और फिर उसके बाद है प्राकृतिक विरोध काम त्रीड़ा के आशय से किया गया हमला, व्यवहारण और अपहरण के आशय से किया गया हमला और सदोष प्रतिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब प्रयोग करने पर गंभीर अपहित की युक्ति आशंका हो करने वाली जो हमला होती है वो धारा 100 के अंतर्गत आती है। और धारा 100 कहता है कि ये अपराध नहीं है यदि हम अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो धारा 3 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिससे संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए मृत्यु करित की जा सकती है, जैसे लूट, रात्रोगृह वेदना, अग्नि द्वारा रिष्ट और चोरी रिष्ट या ग्रह अतिचर जिससे मृत्यु या घोर अपहित आशंका हो। तो इसे अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए मृत्यु अगर किसी व्यक्ति की कर भी दी जाए तो वो अपराध की दृष्टि में नहीं आता। तो धारा 106 कहता है कि जयदेव बनाम राज्य का मामला प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार से संबंधित है। 106 जयदेव बनाम राज्य मामला प्राइवेट। तो धारा 107 कहता है कि जो दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है, इस धारा के अनुसार 3 दुष्प्रेरक हैं, जैसे कि उकसाने द्वारा, आशय सहायता द्वारा, षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होना, यानी षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होना। नेक्स्ट है धारा 120
में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यह धारा 120 क में दिया गया है। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नाविक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना के लिए वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने में दंडनीय होगा। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। धारा 124 कहता है कि किसी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के लिए आशय से राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि पर हमला करना धारा 124 कहता है, यानी धारा 124 के अंतर्गत आता है। 124 क राजद्रोह को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दुष्रूपण द्वारा अन्यथा भारत की विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करता है या पैदा करने का प्रयास करता है तो अप्रीति प्रदीप करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास या जिससे जुर्माना जोड़ा जा सकता है या 3 वर्ष के कारावास से जिससे जुर्माना जोड़ा जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 131 से 40 तक में सेना, वायुसेना और संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 141 से 60 तक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव के दंड का प्रावधान है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 143 कहती है। धारा 144 कहता है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। धारा 146 कहता है कि वल्वा को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलाव का अपराध गठित करती है। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड संबंधित है। जो कोई बलवा करने की दोषी होगा वह दोनों में से किसी के भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों में से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 49। धारा 149 कहता है कि संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए, इसके लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। धारा 159 कहता है कि भारतीय दंड संहिता की वह धारा दंगा को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार जब कोई 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं। तो दंगा करना 159 में आता है, धारा 159 में। फिर 160 में दंगा अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। दंगा के अपराध के लिए 1 महीने तक के कारावास या 100 रुपये का जुर्माना या दोनों में से दंडित किया जाएगा। धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवा का प्रतिरूपण का एक अपराध है। धारा 171 क में अभ्यर्थी एक निर्वाचन अधिकार परिभाषित है।
धारा 171 ख में निर्वाचन से रिश्वत के संबंध में वर्णन है। यदि निर्वाचन के यानी वोट लेने के दौरान यदि कोई व्यक्ति रिश्वत देता है, यानी कि जो चुनाव लड़ रहा है वो रिश्वत देता है व्यक्तियों को, तो उस पे धारा 171 ख लगेगा। धारा 171 ड में रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार जो कोई यह अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से तक हो सकेगी या जुर्माने में एक या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 144 कहता है कि धारा 174 में लोक सेवा आयोग आदेश न मानकर गैर हाजिर करने के बारे में बताया गया है। धारा 177 में मिथ्या सूचना देने को दंडित किया गया है। इसके लिए 6 मास का साधारण कारावास या 1000 रुपये या दोनों में से दंड का प्रावधान है। धारा 186 के अंतर्गत लोक सेवा के लोक कृत्यों के अवधारणा में बाधा डालने के लिए 3 मास तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 187 लोक सेवक को सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा अबंध हो के इसलिए 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माना दोनों में से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित है। धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। धारा 193 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 193 के अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले अभिव्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों में दंडित किया जाएगा। धारा 197 मिथ्या प्रमाण जारी करने या हस्तांतरित करने का प्रावधान है। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छेदित करने के लिए मिथ्या इतिला देना। धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, इसके लिए उसे 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने में दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे धारा 209 क्या कहता है? बेईमानी से न्यायालय से मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दंड है। धारा 211 क्षतिकरित करने के आशय से अपराध या मिथ्या आरोप है। धारा 212 यानी कि अपराध को आश्रय देना, जब कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो वह अपराधी है। वैध दंड यानी कि वैध दंड में प्रतिष्ठित करने की आशय या आश्रय देगा या छिपाएगा। 288 यानी धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का आशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालने के संबंध में प्रावधान है 228 में। धारा 228 क के अंतर्गत बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकट करना दंडनीय है। धारा 230 में सिक्का की परिभाषा दी गई है। धारा 232 में भारतीय सिक्के के कूट कारण को दंडनीय बनाया गया है। आप इसके लिए वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी के भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने में भी दंडनीय होगा। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचने से संबंधित उसके लिए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में से किसी अवधि 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जा सकता है या जुर्माने भी दिए जा सकते हैं। धारा 257
सरकारी स्टाम्प के कूटकारण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, इसके लिए वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से किसी अवधि 7 वर्ष तक का हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित होगा। धारा 268 लोक उपताप पब्लिक न्यूएंस से संबंधित है। धारा 272 विक्रय के लिए आश्रित या पेय का अपमिश्रण। 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत का जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। धारा 289 लोक मार्ग पर उतावलेपन में वाहन चलाना और हाँकना दंडनीय है। इसके लिए 6 माह तक कारावास 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों में से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यवदेश के पश्चात उसका चालू करना दंडनीय है। धारा 292 अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय आदि से संबंधित, यह हिकलिन या नियम से संबंधित है। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने से संबंधित है। धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। धारा 300 हत्या से संबंधित है। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद हत्या से संबंधित है, जो धारा 300 के अंतर्गत आता है। धारा 302 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 303 में बिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया है। यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 द्वारा प्रदत्त समानता या जीवन या एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। धारा 304 को उपेक्षा द्वारा मृत्यु करित करने में संबंधित है। धारा 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है। धारा 305 शिशु उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। धारा 307 हत्या करने का प्रयास से संबंधित है। धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयास से संबंधित है। धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के लिए सदा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों में से दंडित के प्रावधान हैं। धारा 310 में ठग परिभाषित किया गया है। धारा 312 में गर्भपात करित करने से संबंधित है। धारा 313 में स्त्री की संपत्ति के बिना गर्भपात करित करना, सम्मति के बिना, यानी स्त्री नहीं जानती कि उसका गर्भपात कराया जा रहा है तो उस पे धारा 13 लगेगा, 313। धारा 319 अपहित चोट का प्रावधान करती है। धारा 320 घोर अपहित चोट का प्रावधान करती है। ये 8 प्रकार की अपहित घोर अपहित की श्रेणी में रखा गया है। धारा 321 स्वेच्छा अपहित करित करने से संबंधित है। धारा 322 स्वेच्छा घोर अपहित करित करने से संबंधित है। धारा 323 स्वेच्छा अपहित करित करने के दंड से प्रावधान है। धारा 325 स्वेच्छा घोर अपहित करने के लिए दंड से संबंधित है। धारा 326 का तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छाएं घोर अपहित करने से संबंधित है। धारा 339 सदोष अवरोध को परिभाषित करती है। धारा 340 सदोष परिरोध की परिभाषा से संबंधित है। धारा 350 आपराधिक बल के बारे में प्रावधान करती है। धारा 351 हमला से संबंधित है। धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 354 क में लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 354 ख में निर्वस्त्र करने के आशय में स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने में से संबंधित है। धारा 359, 360 और
61 क्रमशः अपहरण भारत में व्यूहरण विधिपूर्वक संरक्षकता से अपहरण से संबंधित है। धारा 362 में अपहरण को परिभाषित करती है। धारा 363 में अपहरण के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 363 के भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यवहार ऋण का विकलांगीकरण। धारा 364 हत्या करने के लिए अपहरण या व्यवहरण से संबंधित है। धारा 364 का फिरौती आदि के लिए व्यवहरण है। धारा 364 ख विदेश लड़की आयात करने को दंडनीय बताती है। धारा 375 बालात्संग से संबंधित है। धारा 376 बालात्संग के लिए दंड का प्रावधान है। बालात्संग का मतलब होता है रेप के लिए दंड प्रावधान है। धारा 376 है सामूहिक रेप से संबंधित है। धारा 377 प्राकृतिक विरुद्ध अपराध से है। धारा 378 चोरी को परिभाषित करती है। धारा 389 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 380 के निवास गृह आदि से चोरी से संबंधित है। धारा 381 लिपित सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी से संबंधित है। धारा 383 से उद्दीपन को परिभाषित किया गया है। धारा 384 उद्दीपन के लिए दंड से संबंधित है। धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया है। जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या उसका प्रयत्न करते हैं, कहा जाता है कि वह डकैती करते हैं। डकैती का अपराध करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। धारा 392 में लूट के लिए दंड का प्रावधान। लूट के लिए 10 वर्ष तक कारावास जुर्माने की सजा है। यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकती है। धारा 393 में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय है। नेक्स्ट हमारा धारा 394 लूट करने में स्वच्छता अपहित करती है। धारा 395 डकैती के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने भी उसको देने पड़ेंगे। धारा 396 हत्या सहित डकैती से संबंधित है और हत्या सहित डकैती के अपराध के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या कठिन कारावास से उसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 399 डकैती के लिए तैयारी करना से संबंधित है। इसके लिए 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 403 से संपत्ति में बेईमानी दुर्विनियोग को अपराध बताया गया है। धारा 405 आपराधिक न्याय संग भंग से संबंधित है। धारा 406 आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके लिए 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माने दोनों हो सकते हैं। धारा 408 की लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग में संबंधित है। धारा 409 लोक सेवक और बैंकर व्यापारी और अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्याय भंग से संबंधित है। धारा 415 में छल को परिभाषित करता है और धारा 417 में छल के लिए दंड का प्रावधान है। छल के लिए 1 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 425 रिष्ट को परिभाषित करता है। धारा 426 रिष्ट के लिए दंड का प्रावधान है। रिष्ट के लिए 3 मास के कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। धारा 441 आपराधिक अत्याचार से संबंधित है। धारा 442 गृह अत्याचार से संबंधित है, यानी गृह में घर से ज़्यादा अपराध है, अत्याचार हो रहा है तो वो धारा 442 कहता है।
और धारा 443 कहता है प्रच्छन्न गृह अतिचार से संबंधित है। धारा 444 कहता है रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार से संबंधित है। और धारा 445 गृह भेदन से संबंधित है। धारा 446 रात्रो गृह भेदन से संबंधित है। धारा 447 आपराधिक अतिचार से के लिए दंड से संबंधित है। धारा 448 गृह अतिचार के लिए दंड से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे धारा 453 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 456 रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। धारा 463 में कूट रचना को परिभाषित किया गया है। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना संबंधित अपराध का प्रावधान करती है। धारा 467 छल के प्रयोजन से कूट रचना करता है। और धारा 494 द्विविवाह के अपराध उसके दंड से संबंधित है। धारा 497 जारकर्म से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी विवाहित स्त्री से उसके पति की सम्मति के बिना संभोग करता है तो उसे जकर्म यानी जारकर्म कहा जाता है। वो धारा 497 के अंतर्गत आता है। धारा 498 में विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना निरुद्ध रखता है। 498 धारा 498 का स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके पति क्रूरता करना 498 का कहता है। धारा 499 मानहानि यानी मानहानि से संबंधित है। और धारा 500 मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है। मानहानि के अपराध के लिए 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है। और धारा 501 में मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्णन करना, मानहानिकारक विषय रखने या मुद्रित उत्कीर्णन पदार्थों को बेचना। और धारा 511 यानी आखिरी धारा है हमारे टॉपिक का, तो ये आपराधिक प्रयत्न को अपराध की कोटि में रखना। इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC को पढ़ेंगे। हमने IPC का पूरा धारा इसमें कवर कर लिया है, तो आप इसे 1-2 बार इस वीडियो को डबल करके देखिएगा तो आप ज़रूर इसको याद कर सकेंगे। UPSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो CRPC में। ओके फ्रेंड्स।